नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे यूपी पीसीएस 2019 मेंस एग्ज़ाम के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी होगी कल मतलब 22 तारीख से यूपी पीसीएस मेंस 2019 का एग्ज़ाम शुरू हुआ है। 22 सितंबर को जनरल हिंदी और एसए का पेपर हुआ है। 23 तारीख को जीएस फर्स्ट और सेकेंड पेपर और 24 तारीख को जीएस थर्ड और फोर्थ पेपर और तब 25 तारीख के गैप के बाद 26 सितंबर को ऑप्शनल का पेपर होना है। मुझे लगा मैं ऑप्शनल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आप लोगों को दे दूं, इसीलिए एग्ज़ाम के दौरान ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। वैसे हम 4 अक्टूबर के यूपीएससी प्री और 11 अक्टूबर के यूपी पीसीएस प्री के लिए एक सीरीज पे अभी बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन उस दौरान मुझे लगा कि एक वीडियो में आपको 26 सितंबर के यूपी पीसीएस ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स दूं, और उसमें भी जिन लोगों का वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन है तो विशेष रूप से उनको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जिनको ध्यान रखना है 26 तारीख को अपने आंसर लिखते समय। सबके लिए फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। विशेष रूप से लोक प्रशासन पे मेरा फोकस होगा, तो जिनका वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर लिखेंगे तो अपने आंसर को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। सबसे पहली बात कि आपको प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको लग सकता है अरे इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातें ही जानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार छोड़ देते हैं और वहीं से गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो कि ध्यान से प्रश्न पढ़ना है ताकि आपको प्रश्न की डिमांड समझ में आ जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको प्रश्न की डिमांड समझना है कि आपसे क्या पूछा गया है, क्या लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो आप जानते हैं वो नहीं लिखना होता है एग्ज़ाम में, बल्कि जो पूछा गया है वो लिखना होता है एग्ज़ाम में। अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि जो जानते हैं सब लिखने की कोशिश करते हैं, या भूल जाते हैं कि वो जो हम जान रहे हैं हमसे पूछा भी गया है या नहीं पूछा गया। हमें अपनी जानकारी में से उतनी ही बातें लिखनी है जो पूछी गई हैं। सबसे पहली बात, ना कम ना ज़्यादा, जितना पूछा गया है, जो पूछा गया है वही लिखें, वही प्रस्तुत करें। और इसी के लिए दूसरी बात है कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ें। अगर इंग्लिश मीडियम है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप केवल हिंदी में ही प्रश्न ना पढ़ें, बल्कि एक बार इंग्लिश वर्जन भी जरूर पढ़ लें। अक्सर हम देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में कई बार ट्रांसलेशन की वजह से कुछ मिस्टेक्स होती हैं।
यूपीएससी में तो खूब होता है और हमेशा विवाद होता है कि कई बार इंग्लिश में कुछ और होता है प्रश्न और हिंदी ट्रांसलेशन जाए तो कुछ और हो जाता है। और ट्रांसलेशन की ये समस्या केवल यूपीएससी में हो ऐसा नहीं है, ये स्टेट सर्विस में भी कई बार हमें समस्या देखने को मिलती है। और अगर हिंदी और इंग्लिश में कुछ अंतर होता है तो हमेशा जो इंग्लिश वर्जन है वही मान्य होता है। एथिक्स का भी हम पेपर डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तो केस स्टडी में देखा एथिक्स में इंग्लिश में लिखा है ऑर्डर और हिंदी में लिख दिया है आदेश। तो एक सामान्य डिक्शनरी आप उठाएंगे, गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो ऑर्डर का हिंदी आदेश होता है, लिख दिया। लेकिन वहां ऑर्डर का मतलब था क्रम, क्रम को भी हम ऑर्डर ही कहते हैं कि भाई सही ऑर्डर में खड़े हो जाइए, लोग सही क्रम में खड़े हो जाइए, सही ऑर्डर में सजाइए आप चीज़ों को, मतलब सही क्रम में सजाइए आप चीज़ों को। अब वहाँ क्रम उसका सेंस था हिंदी में, लेकिन ट्रांसलेशन आदेश कर दिया, सारा आंसर गलत हो जाएगा अगर आप इंग्लिश नहीं देखेंगे तो। इंग्लिश में हमें पता लग रहा है कि वो सही ऑर्डर पूछा जा रहा है आपसे, सही क्रम। हिंदी में सही क्रम वर्ड का यूज ना करके सही आदेश वर्ड का यूज कर दिया, सब गड़बड़। तो हमेशा इसलिए ध्यान रखें कि हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी पढ़ें। अगर इंग्लिश मीडियम ही है आपका तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, शब्द सीमा का पालन करें। वर्ड लिमिट का पालन करना जरूरी है। ऑप्शनल में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, लोक प्रशासन में तो ऐसा ही होता है। एक प्रश्न के 3 खंड होते हैं, मतलब कुल 24 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 में से 5 आपको करने होते हैं। हर के 3 पार्ट मतलब 15 प्रश्नों के आंसर आपको लिखने होते हैं। एक प्रश्न 40 नंबर का होता है, 5 प्रश्न करने हैं तो 200 नंबर का पेपर होता है आपका। 40 नंबर के प्रश्न के भी 3 पार्ट हैं, 2 प्रश्न 15-15 नंबर के होते हैं, एक प्रश्न 10 नंबर का होता है। 15 नंबर के प्रश्न में लगभग 250 शब्द लिखने की आपसे अपेक्षा होती है, एक रफली आइडिया है। और 10 नंबर के प्रश्न में लगभग 150 शब्द। ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको 3000 से 3500 शब्द लिखने होते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड है मेंस के एक पेपर 3 घंटे का कि 3000 से 3500 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो आप दिमाग में रखिए, जो 15 नंबर का प्रश्न है लगभग 250 शब्द, 10% प्लस माइनस। जो 10 नंबर का प्रश्न है लगभग 150 शब्द, उसी तरीके से 10% प्लस माइनस। ना इससे बहुत कम हो ना इससे बहुत ज़्यादा। बहुत कम होगा तो भी आप अपनी पूरी बात नहीं कह पाएंगे, नंबर कम मिलेंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो फिर लास्ट में आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो शब्द सीमा का पालन करें, वर्ड लिमिट पर ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। अगली बात जो आपको ध्यान रखना है, और मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत सारे लोगों की कमी देखी है कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट इन दोनों के बीच में सही तालमेल बिठाएं। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से उनको ये बात मैं बताना चाह रहा हूं, आईएएस में मेंस में हम कंसेप्चुअल नॉलेज पर ज़्यादा जोर देते हैं। वहाँ भी हालांकि बिना फैक्ट के आंसर नहीं होता, लेकिन अगर एक स्टेट सर्विस और यूपीएससी का कंपेयर करें
तो हमेशा स्टेट सर्विस में हमें ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत है आंसर में बजाय यूपीएससी के। थोड़ा बहुत तो ये मात्रा का अंतर होता है कि यूपीएससी के आंसर में कॉन्सेप्ट ज़्यादा, फैक्ट थोड़ा कम, लेकिन यूपी में आपको पर्याप्त फैक्ट भी डालने हैं अपने आंसर में। जैसे छोटा सा उदाहरण दूं, यूपीएससी में अगर हम लोक प्रशासन का अर्थ लिखेंगे तो टोटल अपने ही शब्दों में लिख देंगे कि क्या होता है, लेकिन अगर आप यूपी में आंसर लिखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, तो अपने शब्दों के साथ साथ हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एक दो विद्वानों के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन की क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन है, उसकी भी चर्चा जरूर कर लें। स्टेट सर्विस में थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज खोजा जाता है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आंसर में कुछ फैक्ट होने चाहिए। तो यहां आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बीच में तालमेल बिठाना है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं, डेफिनेशंस हैं, उनको शामिल कर देना है आंसर में, और स्टेटमेंट हैं विभिन्न विद्वानों के, कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो हैं, डेटा को जो है वो आपको ऐड करना है। और ये बात सेकेंड पेपर में और ध्यान रखनी है आपको। सेकेंड पेपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि भारतीय संविधान है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उसमें विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, इनसे जुड़े हुए जब आप प्रश्नों के आंसर लिख रहे हैं तो वहां आपको आर्टिकल्स की चर्चा करनी है। तो विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखेंगे कि सेकेंड पेपर में आप आंसर जब लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए आंसर लिखेंगे, तो आप उनमें आर्टिकल्स को भी जरूर शामिल करें अपने आंसर में, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। कई बार टेस्ट सीरीज में जब हमने ये सुझाव दिया लोगों की कॉपी चेक करके, तो उन्होंने कहा सर अरे हमें पता तो था आर्टिकल, हमने जानबूझ के नहीं लिखा कि मेंस है, तो हमें तो मेंस है, लेकिन ये यूपी का मेंस है तो इसमें, और खैर आर्टिकल तो हम आईएएस में भी कहते हैं कि भैया आप अगर सेकंड पेपर के आंसर लिख रहे हैं, जहां संवैधानिक बातें लिख रहे हैं, ब्रैकेट में आप आर्टिकल लिखिए। पता होने के बाद नहीं लिख रहे तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, लिखिए, आर्टिकल्स की चर्चा होनी चाहिए आंसर में। तो फैक्ट को आपको शामिल करना है आंसर में। और एक जरूरी बात है कि आपको जो करंट इश्यूज हैं, जहां जितनी मात्रा में जरूरत है अपने आंसर में, उनको शामिल करना है। कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो करंट इश्यूज पे ही बेस्ड होते हैं, वहां तो चर्चा होगी ही, लेकिन कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जहां सीधे सीधे आपको नहीं दिखेगा कि करंट इशू, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर वहां ऐड कर सकते हैं तो करें। छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाए, प्रशिक्षण पर अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है, लोक सेवाओं के प्रशिक्षण, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों जगह सरकार ने मिशन कर्मयोगी की घोषणा की है, अब आप अपनी तरफ से उसमें आंसर में 2 लाइन 4 लाइन में मिशन कर्मयोगी की चर्चा करें। खुशी होगी एग्जामिनर को आपका आंसर देख के कि बच्चा डे बाई डे की घटनाओं के प्रति अवेयर है, जागरूक है। सरकार ने इतना बड़ा प्रोग्राम अगर शुरू किया है मिशन कर्मयोगी, और अगर आपके आंसर में प्रशिक्षण का कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं और मिशन कर्मयोगी नहीं दिखेगा, तो हम खुश नहीं होंगे आपका आंसर देख के। सामान्य के विशेषज्ञ से जुड़ा हुआ प्रश्न कर रहे हैं आप, अगर वहां आप लैटरल एंट्री की चर्चा नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा।
हो सकता है लेटरल एंट्री पे ही आपसे प्रश्न पूछा जाए, तब तो फिर आप चर्चा करेंगे ही। लेकिन अगर नहीं भी लेटरल एंट्री का प्रश्न है, सामान्य विशेषज्ञ का प्रश्न है, तो भी हम उम्मीद करते हैं कि लेटरल एंट्री दिखना चाहिए हमें आपके आंसर में। तो इस तरह से जो करंट इश्यूज हैं, जानकारी आपको होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। चूंकि अब आप मेंस दे रहे हैं, मेंस हो रहा है, तो नया कुछ पढ़ना नहीं है। जो पढ़ा है बस हनुमान जी की ताकत वाली स्थिति कि मैं आपको याद दिला रहा हूं कि वो 3-3 घंटे अब जब आप आंसर लिखेंगे तो किन बातों को आप ध्यान रखेंगे आंसर लिखते समय। वहीं से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि आपको अपने आंसर में एग्जाम्पल या उदाहरण भी कोट करने हैं, और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर को भी जहां जोड़ना जरूरी है और संभव है तो उन्हें जोड़ना है। ये बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर को आप जोड़ें, जहां एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं वहां एग्जाम्पल भी कोट करें। मतलब आपका आंसर केवल थ्योरेटिकल ना हो, आपके आंसर में व्यावहारिक बातें भी। फर्स्ट पेपर हमें थ्योरी ज़्यादा पढ़ाता है, सेकेंड पेपर हमें भारत के संदर्भ में उसके एग्जाम्पल, उसका व्यवहार बताता है, तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दें। आंसर में केवल थ्योरी ना हो, एग्जाम्पल भी हो, तो ये जुड़ी हुई बातें हैं आपस में। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि लेटरल एंट्री, पार्श्व प्रवेश, और अब आप देखें टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध आप लिख रहे हैं। अक्सर यूपी में पूछा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। अब आप टेलर की प्रासंगिकता जब लिखें उसमें लेटरल एंट्री की चर्चा होगी तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, और चर्चा नहीं होगी तो हम खुश नहीं होंगे। भाई टेलर ने भी प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका की बात की थी फंक्शनल फॉरमैनशिप में, और आज हम लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जब भी आप टेलर की प्रासंगिकता लिखते हैं विशेषज्ञों की बात जरूर आती है, और उसमें लेटरल एंट्री का उदाहरण होता है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो हमें खुशी नहीं होगी आपके आंसर को पढ़ के। नवीन लोक प्रबंधन के आप आंसर लिख रहे हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर, अब अगर उसे आप सेकेंड पेपर के डिसइन्वेस्टमेंट से नहीं जोड़ रहे हैं, कैसे हमारे देश में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सरकार उसके लिए क्या काम कर रही है, ट्रिपल पी या और दूसरी चीज़ें, इनकी बात आप नहीं कर रहे हैं, नवरत्न महारत्न की चर्चा नहीं है आपके आंसर में, तो हमें खुशी नहीं होगी आपका आंसर पढ़ के। तो याद रखें कि केवल थ्योरेटिकल आंसर नहीं होनी चाहिए, केवल कहानी किस्से किताबी बातें रटी रटाई बातें नहीं, बल्कि आपको अपने आंसर को जीवंत बनाना है। मतलब उदाहरण हो, व्यावहारिक बातें भी साथ में हो। तो थ्योरी और व्यवहार, सिद्धांत और व्यवहार, इनके बीच में एक सही संतुलन को ध्यान में रखना है। अगली और एक जरूरी बात, कि जो टेल वर्ड्स होते हैं उनको ध्यान रखना है। एक बहुत बड़ी समस्या मैंने ये देखी है, बहुत सारे लोगों के आंसर जो रेगुलर क्लास में भी हम देखते हैं और टेस्ट सीरीज में भी, कि टेल वर्ड्स या पुछल्ले शब्द जो होते हैं, अक्सर आप में से कई लोग उन शब्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और परिणाम होता है कि प्रश्न की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग फिर कई बार आप आंसर नहीं लिखते हैं। तो जो शुरू में ही मैंने बताया कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है ताकि प्रश्न की डिमांड समझ जाएं, उसके लिए आपको टेल वर्ड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। टिप्पणी कीजिए लिखा है, कमेंट या व्याख्या कीजिए लिखा है, डिस्कस या समीक्षा कीजिए लिखा है, वैल्यूएट या आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखा है, क्रिटिकली एग्जामिन, क्या लिखा हुआ है टेल वर्ड,
उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। टिप्पणी है तो उस तरह से आंसर, व्याख्या है तो उस तरह से आंसर। तो जो टेल वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे तो जरूर हर प्रश्न में आप टेल वर्ड पे सबसे पहले, और या जब प्रश्न पढ़ रहे हैं तो 2 बार ध्यान दें, हिंदी में भी देखें, इंग्लिश में भी देखें। हिंदी में टिप्पणी लिखा है, इंग्लिश में कई बार लिख दिया है राइट नोट्स, वहां कमेंट वर्ड नहीं है, इंग्लिश में राइट नोट्स लिखा है, मतलब संक्षिप्त लेख, एक तरह से डिस्कशन। हिंदी में टिप्पणी लिख दिया है। और कई बार हिंदी में टिप्पणी है, इंग्लिश में कमेंट है, तो कमेंट में आंसर अलग होगा, राइट नोट्स में आंसर अलग होगा। राइट नोट्स एक तरह से डिस्कशन हो जाता है कमेंट में, लेकिन आपको अपने विचार लिखने होते हैं जो स्टेटमेंट के पक्ष में भी होते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं, बीच का रास्ता भी हो, उस तरह से डिपेंड करता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो टेल वर्ड या पुछल्ले शब्द हैं उनको जरूर पढ़ना है आपको। और एक बहुत जरूरी बात जो ध्यान रखना है आपको कि अपने आंसर में जहां संभव हो फ्लो चार्ट और डायग्राम, इनका यूज जरूर करना है। फ्लो चार्ट और डायग्राम जहां संभव हो यूज करें, आंसर देखने में भी अच्छा लगेगा, कम शब्दों में प्रस्तुतिकरण भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, समय भी बचेगा, शब्द भी बचेंगे और आंसर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। बहुत सारे फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफिशियल होते हैं जो आपको बनाने ही चाहिए, और बहुत सारे फ्लो चार्ट या डायग्राम आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके बना सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन में आप अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पथ सोपान सिद्धांत या नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ते हैं। तो जब आवश्यकता पथ सोपान सिद्धांत पढ़ते हैं तो आप मैस्लो की 5 आवश्यकताओं को पथ सोपान में दिखाते हैं। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और स्व पहचान या आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकता। आप इस तरह का डायग्राम बना दीजिए, या सीढ़ी नुमा ढांचा होता है पथ सोपान में, आप वैसा बना दीजिए। 5 शब्द हैं, कितना सा टाइम लगेगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फटाफट एक ड्रॉ कर देंगे आप, और थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण सुंदर हो गया, देखने में अच्छा लग गया, देख के ही, चित्र देख के ही पता लग गया आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे तो ऐसे ऑफिशियल डायग्राम हैं, वो तो होने ही चाहिए आंसर में आपके। हम मैस्लो और हर्जबर्ग के सिद्धांत की पूरकता दिखाते हैं कि कैसे अब्राहम मैस्लो और फ्रेडरिक हर्जबर्ग एक दूसरे के पूरक थे। उसी डायग्राम में हमें पूरकता दिखानी है, हम 4 को 20 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडर के ऊपर लिखते हैं उत्प्रेरणात्मक घटक, डिवाइडर के नीचे लिखते हैं आरोग्य घटक। मैस्लो हर्जबर्ग की पूरकता हो जाती है। इस चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं कि डिवाइडर के नीचे वाली जो आवश्यकताएं हैं मैस्लो की, वो हर्जबर्ग के आरोग्य घटकों से पूरी होती हैं, और डिवाइडर के ऊपर वाली जो आवश्यकताएं हैं मैस्लो की, वो हर्जबर्ग के उत्प्रेरणात्मक घटकों से पूरी होती है। बना दीजिए इस तरह का चित्र। तो बहुत सारे ऑफिशियल डायग्राम भी हैं, बहुत सारे आप अपने क्रिएटिविटी का यूज करके कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं संचार का महत्व।
कहा गया है कि प्रशासन में संचार की वही भूमिका है जो शरीर में हृदय की या रक्त की भूमिका है। डिस्कस आपको करना है संचार का महत्व, लेकिन आप एक चित्र भी बना दें। एक सर्किल बनाइए, सर्किल के सेंटर में संचार रखिए और सर्किल की परिधि पे आप संगठन में संपन्न होने वाले जो काम या गतिविधियां हैं वो लिख दीजिए। पोस्कॉर पॉककॉक, अभिप्रेरणा, निर्णयन, अनुशासन, प्रत्यायोजन, डेलीगेशन और जो कार्य गतिविधियां हैं लिख दीजिए। एक चित्र बना दीजिए, दिखा दीजिए। आप यही दिखाते भी आप हैं। संचार होगा तो अभिप्रेरणा होगी, संचार होगा तो निर्णयन होगा, तो एरो से जोड़ दीजिए, उसे व्याख्या कर दीजिए। शरीर में हृदय होता है, हृदय धड़कता है तो शरीर के बाकी अंग काम करते हैं, रक्त बहता है तो बाकी अंग काम करते हैं, नहीं तो सब मर जाते हैं। वही हमें यहाँ दिखाना है कि संचार होगा तो अभिप्रेरणा होगी, संचार होगा तो निर्णयन होगा, संचार नहीं होगा तो बाकी काम नहीं होंगे। सिद्ध हो जाएगा कि संचार प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है या प्रबंध का हृदय है। तो आप इस तरह के जितने मर्जी फ्लो चार्ट, डायग्राम अपनी क्रिएटिविटी का यूज कीजिए और इस तरीके से बना दीजिए। 3E की संकल्पना दिखानी है, नवीन लोक प्रबंधन, 3E त्रिभुज बना सकते हैं आप। एक 3E में एक ही है एफिशिएंसी, दूसरा ई है इकोनॉमी, तीसरा ई है इफेक्टिवनेस, तीन ही दिखा दिया आपने। नवीन लोक प्रबंधन के उद्देश्य 3E की संकल्पना। तो इस तरीके से कोशिश करें। जितनी मैंने बातें बताई हैं उन सारी बातों को ध्यान रखें। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है आपको। जो मैंने बातें बताई हैं, जो टिप्स दिए हैं, बस एग्जाम हॉल में एंटर करें, पहले से दिमाग में बिठा लें, रफ कॉपी पे लिख लें कि हमें आंसर में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कहाँ फ्लो चार्ट डायग्राम, कोशिश करें हर आंसर में एक फ्लो चार्ट डायग्राम बन जाए, बहुत अच्छी बात। देखिए आपके नंबर कैसे बढ़ जाएंगे। इजीली मेरे स्टूडेंट को 270 280 नंबर आते हैं यूपी में 400 में से, तो ये सब काम कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। जो यहीं पढ़े हैं लोक प्रशासन तो जानते हैं बातें। एक बार मुझे लगा कि एग्ज़ाम के पहले मैं रिकॉल करवा दूंगा आपको, ताकि हनुमान जी वाली स्थिति ना हो फिर कि जानते थे लेकिन उसके बाद भी अपनी उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। तो बस वो मैं बता दूं कि आपको शक्ति है, वो जानकारी है। और जो लोग अगर नहीं जान रहे थे तो वो अब इन बातों को ध्यान रखें और अपने आंसर लिखें। ज़्यादा बढ़िया आंसर होंगे, नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि इन बातों को ध्यान में रखा आपने, तो कैसे आपके नंबरों में अगर पहले 110 मिल रहे थे तो अब आपको 140 नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। सबको शुभकामनाएं। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, जो भी आपका ऑप्शनल है, और अगर लोक प्रशासन है तब तो फिर कहना ही क्या। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।